हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस ईजिली मिलती रहें और आपकी तैयारी में इन वीडियोस से आपकी प्रैक्टिस में तैयारी में कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं। बुद्धिरास के रचयिता थे। बुद्धिरास के रचयिता थे कौन? शालिभद्र सूर्य, देवसेन, जिनधर्म सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शालिभद्र सूर्य जो थे वो बुद्धिरास के रचयिता थे। प्रश्न 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। महापुराण के रचयिता थे। महापुराण के रचयिता कौन थे? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी जयेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो महापुराण के रचयिता थे पुष्पदंत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुकरियां और गजल के आदिकालीन रचयिता थे। आदिकालीन मुकरियां और गजल के आदिकालीन रचयिता कौन थे? आदिकाल में मुकरियों और गज़लों की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये सब आप जानते होंगे आप सभी कि आदिकाल में मुकरियों और गज़ल की रचना अमीर खुसरो ने की थी। प्रश्न संख्या देखते हैं 54। अभिनव जयदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? ए स्वयंभू, बी विद्यापति, सी चंद्रप्रदायी, डी अमीर खुसरो। तो अभिनव जयदेव या मैथिल कोकिल, ये सारी उपाधियां विद्यापति को दी गई थी। जयमेघ जसचंद्रिका के रचयिता थे। ए हेमचंद, बी केदार भट्ट, सी मधुकर कवि, डी व्यास कवि। जयमेघ जसचंद्रिका के रचयिता थे। तो फ्रेंड्स, जयमेघ जसचंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि थे। अब्दुल हसन किसका लोकप्रिय नाम था? अब्दुल हसन किस कवि का नाम था? किस लोकप्रिय कवि का नाम था या अब्दुल हसन किस कवि का लोकप्रिय नाम था? ए अब्दुल रहमान, बी अमीर खुसरो, सी जायसी, डी मौलवी करीमुद्दीन। तो फ्रेंड्स, अब्दुल हसन आदिकालीन कवि अमीर खुसरो का नाम था। सरहपा की प्रसिद्ध रचना थी जयचंद्र प्रकाश, बी दोहा कोश, सी चर्यापद, डी योगचर्या। सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? जयचंद्र प्रकाश, दोहा कोश, चर्यापद, योगचर्या। तो सरहपा की प्रसिद्ध रचना थी दोहा कोश। संस्कृत के वाल्मीकि से अपभ्रंश के किस कवि की तुलना की जाती है? स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, राम सिंह। तो फ्रेंड्स बताइए, संस्कृत के वाल्मीकि से किस अपभ्रंश कवि की तुलना की जाती है? ए स्वयंभू, बी धनपाल, सी पुष्पदंत, डी राम सिंह। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? ब्रज, ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी डिंगल। तो फ्रेंड्स, डी डिंगल सही उत्तर है। आदिकाल में जो युद्धों का वर्णन हुआ था उसकी भाषा जो है वो डिंगल थी।
डिंगल भाषा जो है वीर रस प्रधान काव्यों में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था, जिसमें कि युद्धों के वर्णन आदि आते हैं। और इसी प्रकार की भाषा है एक आदिकालीन भाषा शैली है पिंगल, जिसमें कि कोमल पदावली का प्रयोग, कोमल पदावली के वर्णन के लिए यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई? संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी रामसिंह, डी धनपाल। तो फ्रेंड्स पुष्पदंत आपका सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। पृथ्वीराज रासो के विषय में असत्य है। पृथ्वीराज रासो के विषय में असत्य क्या है? ए पृथ्वीराज का अतिशय वर्णन, बी प्रकृति का मनोहारी चित्रण, सी नारी नक्षिक वर्णन की प्रवृत्ति, डी खड़ी बोली का प्रयोग। तो फ्रेंड्स आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग रासो साहित्य के लिए नहीं किया गया था, तो डी ही आपका राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ था? प्रश्न 62। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ था? ए 50, बी 40, सी 68, डी 70। तो पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियों में किस भाव की प्रधानता थी? अमीर खुसरो की पहेलियों में किस भाव की प्रधानता थी? ए श्रृंगार, बी व्यंग्य विनोद, सी वीर, डी करुण। तो फ्रेंड्स व्यंग्य, वीर, करुण और श्रृंगार में से जो श्रृंगार की भी भावना पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से खुसरो की पहेलियों में व्यंग्य विनोद की प्रधानता पाई जाती है। अन्यथा जो लोकगीत वगैरह लिखे हैं उनमें श्रृंगार रस की भी भाव पाया जाता है, लेकिन पहेलियों में प्रमुख रूप से व्यंग्य विनोद ही प्रधान है। आदिकालीन साहित्य किन दो संस्कृतियों के संक्रमण, ह्रास तथा विकास की गाथा है? किन दो संस्कृतियों के संक्रमण, ह्रास तथा विकास की गाथा है? तो आदिकाल में इस्लामी संस्कृति का भारत में आगमन हो रहा था, तो इन्हीं भारतीय संस्कृति और इस्लामी संस्कृति के संक्रमण, ह्रास तथा विकास की गाथा है। का ए ऑप्शन सही है। ईसा की 7वीं शताब्दी में किस धर्म का पतन शुरू हो गया था? ईसा की 7वीं शताब्दी में किस धर्म का पतन शुरू हो गया था? ब्राह्मण, ए ब्राह्मण, बी जैन, सी बौद्ध, डी इस्लाम। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे 7वीं शताब्दी में सिद्ध साहित्य रचा जा रहा था। सिद्ध साहित्य रचा जा रहा था और सिद्धों की उत्पत्ति भी बौद्ध धर्म से ही हुई थी। सिद्धों की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई थी। बौद्ध धर्म का पतन हुआ। पतन से पहले जब कुछ विषमताएं किसी धर्म में आने लगती हैं तो वो भागों में बंटने लगता है। जब विचारधाराएं एक ही धर्म में दो व्यक्तियों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं तो वो अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार धर्म को बांट लेते हैं। इसी प्रकार यही बौद्ध धर्म के साथ हो रहा था 7वीं शताब्दी में। इसकी शाखाएं बट गई थीं हीनयान और महायान में। महायान से ही आपकी सिद्ध साहित्य का जन्म हुआ। महायान की से फिर वज्रयान और वज्रयान से ही आपका सिद्ध साहित्य जन्म लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ईसा की 7वीं शताब्दी में किन दो धर्मों में प्रतिस्पर्धा के कारण
टकराव हुआ। ईसा की 7वीं शताब्दी में किन दो धर्मों में प्रतिस्पर्धा के कारण टकराव हुआ? जैन और शैव, जैन और बौद्ध, ब्राह्मण और बौद्ध, बौद्ध और इस्लाम। तो फ्रेंड्स 7वीं शताब्दी में जैन और शैव धर्मों के बीच में शैव टकराव हुआ। आदिकाल किस वंश के साम्राज्य की समाप्ति पर शुरू हुआ? आदिकाल किस वंश के साम्राज्य की समाप्ति पर शुरू हुआ? ए तुगलक, बी वर्धन, सी गुलाम, डी गुप्त। तो आदिकाल फ्रेंड्स वर्धन वंश के साम्राज्य की समाप्ति पर शुरू हुआ, जो कि हर्षवर्धन के शासन की समापन का काल था। ईसा की 8वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी तक किस राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ? ईसा की 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक किस राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ? हिंदू शक्ति, बी ईसाई शक्ति, सी इस्लामी शक्ति, डी यूनानी शक्ति। तो 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक फ्रेंड्स इस्लामी शक्ति का उदय हुआ था। इस्लामी शक्ति ही छाई रही थी। और 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में जब भक्ति काल का समय था, तो भक्ति काल का समय माना जाता है। उस समय जो है भक्ति काल में इस्लामी शक्तियों के एक तरह से देखा जाए तो पतन का ही काल था। इस्लामी शक्तियों का पतन हो रहा था। धीरे धीरे जब भक्ति काल अपनी चरम सीमा पर था और तो धीरे धीरे इस्लामी शक्तियों का पतन हो रहा था। आदिकालीन चरित काव्यों में किन छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है? आदिकालीन चरित काव्यों में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स दोहा चौपाई, कवित्त, दोहा चौपाई, पद, पद्धति। तो फ्रेंड्स दोहा चौपाई का अधिक प्रयोग हुआ है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो फ्रेंड्स ये अमीर खुसरो का एक प्रसिद्ध ढकोसला है। उन्होंने ढकोसले भी लिखे थे। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखने और ढकोसले, उन्हीं का एक प्रसिद्ध ढकोसला है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ए कबीर, बी हजरत निजामुद्दीन औलिया, सी रामानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो के गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। स्वयंभू रचित पौमचर्यू में किसकी कथा है? स्वयंभू रचित पौमचर्यू में किसकी कथा है? राम, ए राम, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी कृष्ण। तो पौमचर्यू में राम कथा वर्णित है। स्वयंभू रचित ऋठनेम चरित में किस ईश्वर का वर्णन है? स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू, ऋठनेम चर्यू, स्वयंभू छंद। तो फ्रेंड्स इसमें ऋठनेम चर्यू में कृष्ण का वर्णन है। कुशल लाभ द्वारा रचित ढोला मारूरा दूहा किस प्रकार का काव्य है? विरह काव्य, बी वीर काव्य, सी हास्य काव्य, डी भक्ति काव्य। तो फ्रेंड्स ढोला मारूरा दूहा एक विरह काव्य है।
पश्चिमी साहित्य इतिहासकार F.E.K ने आदिकाल को नाम दिया। पश्चिमी साहित्यकार थे F.E.K, जिनका की ग्रंथ है A History of हिंदी लिटरेचर। A History of हिंदी लिटरेचर की जो ग्रंथकार हैं उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने आदिकाल को नाम दिया था प्राचीन चारणकाल। फ्रेंड्स याद रखना, चारणकाल नाम दिया था ग्रियर्सन ने और F.E.K ने नाम दिया था प्राचीन चारणकाल। स्वबंधु नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? स्वबंधु नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो फ्रेंड्स, स्वबंधु जो कवि हैं वो संस्कृत के कवि हैं जिन्होंने वासवदत्ता नामक कृति की रचना की है। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, परंतु यहाँ पर स्वयंभू दिया हुआ है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख शैली थी। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख शैली कौन सी थी? ए प्रबंध, बी मुक्तक, सी खंडकाव्य, डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, आदिकाल में दोनों ही शैलियाँ प्रचलित थीं। जैसे कि रासो काव्य जो है वो प्रमुख रूप से प्रबंध में आते हैं और मुक्तक जैसे कि अमीर खुसरो अमीर खुसरो का साहित्य जो है मुक्तक में आता है, और जो रासो साहित्य लिखा गया है वो अधिकतर प्रबंध में ही मिलता है। तो ये दोनों शैलियाँ जो हैं आदिकाल में प्रमुखता से पाई जाती थी। तो आपका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। मुक्तक छंद के आदिकालीन प्रसिद्ध कवि थे। मुक्तक छंद के, ये देखिए क्वेश्चन भी है, मुक्तक छंद के आदिकालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? ए अमीर खुसरो, बी हेमचंद्र, सी नाल, डी ए और बी दोनों। तो ये आंसर आपका अमीर खुसरो और हेमचंद दोनों है, तो आंसर आपका डी सही है, ए और बी दोनों। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार थे। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार थे ए अमीर खुसरो, बी कुशल राय, सी हेमचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार इसमें से कोई भी नहीं है, ना अमीर खुसरो है, ना कुशल राय, ना हेमचंद। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अब प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं कौन? तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार हैं मेरुतुंग। क्वेश्चन नंबर 80। आशुभ कवि द्वारा रचित रचना है। आशुभ कवि की कौन सी रचना है? ए चंदन बाला रास, बी जीव दया रास, सी बुद्धि रास, डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, चंदन बाला रास और जीव दया रास ये दोनों ही रचनाएं आशुभ कवि की हैं। तो आपका आंसर डी सही है, ए और बी दोनों। आज यहीं तक फ्रेंड्स। बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और ये आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये थोड़े भी आपके लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ आने वाले वीडियोस को भी वॉच करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी में, आपकी प्रैक्टिस में कुछ हेल्प मिल सके। पढ़ाई तो फ्रेंड्स सब अपने अनुसार करते ही हैं, परंतु इन छोटे छोटे वीडियोस की उपयोगिता ये होती है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, विधिवत रूप से पढ़ने नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम मोबाइल में वीडियो चला के रख लेते हैं और उसमें से कुछ अपना काम भी कर रहे हैं, अगर समय नहीं है, कुछ ना कुछ करते भी जा रहे हैं और वीडियोस चल रहा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रहती है, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में जाता रहता है। इस तरीके से किसी भी टॉपिक का हमारा आसानी से रिवीजन हो जाता है। अन्यथा सब अपने अपने हिसाब से रिवीजन करते हैं, अपने अनुसार तैयारी करते हैं, परंतु ये जो समय हम पढ़ने नहीं बैठ पाते हैं, उस समय या कहीं कोई जॉब कर रहा है तो अपना
मोबाइल से अपना लीड लगा के जब थोड़ा सा कहीं जा रहे हैं या जॉब पे निकल रहे हैं तो रास्ते में लगा लिया तो आपका रिवीजन भी होता जाता है साथ साथ, और आपके काम में बाधा भी नहीं आती है। इसी तरीके से जो गृहिणियां हैं उनको समय काफ़ी कम मिल पाता है, तो अपना काम करते करते साइड में फ़ोन रख लेती हैं और जिस टॉपिक को लगा लेती हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लेती हैं, तो उनका काम करते करते रिवीजन भी हो जाता है। इन सब वीडियोस का ये उद्देश्य तो होता ही होता है, साथ ही साथ जो है जो अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं उनको चाहिए होता है कि अब कहीं ना कहीं से हमको रिवीजन करना है कि क्वेश्चन हमसे बन भी रहे हैं कि नहीं, तो उनके लिए वीडियोस फ्रेंड्स बहुत उपयोगी होते हैं। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। धन्यवाद।